हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे अपना जो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है उससे जितना भी हमारा सिलेबस में है उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो 4th चैप्टर तक था उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और साथ साथ नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। ठीक है, आपको जो स्लाइड में दिख रहा है नोट्स का फॉर्मेट, तो इसको आपको क्या करना है कि एज इट इज ही लिख लेना है। इसमें कोई आपको घटाव बढ़ाव नहीं करना है। हाँ, जो अलग से लिखने के लिए होगा उसको भी मैं बता दूंगी कि ये वर्ड्स आपको लिखने हैं या ये लाइन आपको लिखना है या ये पॉइंट आपको लिखना है, नोट करना है, तो आप वहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे, अभी तक हमारा जो प्रस्तावना का चल रहा था तो उसको हम लोगों ने 4-5 पार्ट में अच्छे से डिटेल से समझा है। अब हम आज बात करेंगे जो हमारा अध्याय 5 है, संघ एवं इसका क्षेत्र। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक का जो अध्याय 5 है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, संघ एवं इसका क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि संविधान, ठीक है, तो आपने हम लोगों ने संविधान का निर्माण वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। और यदि आप में से जो भी संविधान वाला चैप्टर नहीं देखा है यानी स्टार्टिंग से आप लोग नहीं देखे हो तो यहाँ का आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं यही कहूँगी कि प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे जो भी स्टार्टिंग से है, तो आप पहले उसको देखिए, समझिए, देन उसके बाद इसको देखिए, तभी आपको ये चैप्टर्स जो आगे के हैं वो समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है, तो यदि हम आगे का नहीं पढ़ रहे हैं तो ये हमको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप पहले कोशिश करिएगा कि आप उनको देखिएगा, इसके बाद इसको पढ़िएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी चैनल पे नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब एक ही बार करना है, और सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें संघ एवं इसका क्षेत्र, तो सबसे पहले तो क्या है कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई। ठीक है, आपको पता है कि भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां ये सब अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में 25 भाग हैं उनमें से जो हमारा भाग है 1, ठीक है, तो भाग 1 में क्या है कि 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक आप इसको लिख सकते हो। तो भाग, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 में। ठीक है, आप ऐसे में हमारे आर्टिकल्स भी साथ साथ कंप्लीट होते जाएंगे, यानी अनुच्छेद भी, कि किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं। हालांकि हम डिटेल से आपको अनुच्छेद इतनी अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे कि फिर वो कभी शायद नहीं भूलेगा। ठीक है, जो भी आप लोग अच्छे से यदि 1-2 बार वीडियोज़ को देख लोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी जल्दी से भूले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इतना लिखें। उसके बाद हम बात करें, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये 2 बातों से स्पष्ट होता है, यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि जो इंडिया यानी कि भारत है, ठीक है, वो बजाय राज्यों के समूह के, कि राज्य का समूह कहे, उसके बजाय क्या होगा कि राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है। पहला हो गया एक देश का नाम, और दूसरा हो गया दूसरी राज पद्धति का प्रकार। ठीक है, यानी कि 2 बातें कौन कौन सी हो गई जो इसको स्पष्ट करती हैं कि जो हमारा इंडिया है या भारत है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो भी संविधान में सिर्फ और सिर्फ भारत के 2 नाम ही मेंशन है। ठीक है, भारत के 3 से 4 नाम है, जैसे हिंदुस्तान हो गया, आर्यावर्त हो गया, इंडिया हो गया और हमारा भारत हो गया। ठीक है, तो हमारे संविधान में भारत के 2 नाम ही मान्य किए गए थे, जिसमें से एक इंडिया था और हमारा एक क्या था, एक भारत था। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो कि संविधान में भारत के सिर्फ 2 ही नाम इंक्लूड हैं। कौन कौन से हैं, इंडिया और भारत। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये बात जाननी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा भारत है वो राज्यों का समूह ना होके राज्यों का संघ है। और ये किस बात पे स्पष्ट होता है, तो पहला तो हो गया कि देश का नाम,
और दूसरा हो गया राज्य पद्धति का प्रकार। ठीक है, इन दोनों बातों से ही स्पष्ट होता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। सबसे पहले आप संघ समझो कि संघ क्या होता है, तब ये सारी रामकथा समझ में आएगी। संघ का मतलब होता है कि एक संघ या फेडरेशन, जिसे कि संघीय राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, आप अभी आगे पढ़ोगे संघीय वर्ष भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। संघ एक क्या है कि फेडरेशन या संघीय राज्य भी कहते हैं, एक राजनीतिक सत्ता है जो किसी केंद्रीय यानी कि संघीय सरकार के अंतर्गत क्या करता है कि आंशिक रूप से स्वशासित राज्यों या क्षेत्रों के संघ यानी कि यूनियन से चिन्हित होता है। ठीक है, संघ या फेडरेशन की बात करें तो संघ या फेडरेशन ऐसा राष्ट्र है जिसमें बहुत से स्वराजित राज्य, प्रदेश या देश एक केंद्रीय सरकार के अधीन गठित होते हैं। ठीक है, तो संघ या फेडरेशन, कहीं फेडरेशन आता है तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यूनियन हो गया, फेडरेशन हो गया, ये संघ को ही हम कहते हैं। ठीक है, तो संघ या फेडरेशन जो है तो वो एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें बहुत से स्वराज्यित राज्य और प्रदेश या देश एक केंद्रीय सरकार के अधीन गठित होते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संघ या फेडरेशन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि संघ क्या है। और भारत राज्यों का संघ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके, और ये दो कारण जो है इससे स्पष्ट होता है कि भारत राज्यों का संघ है। पहला तो इसका नाम, दूसरा इसकी राज्य पद्धति के जो भी प्रकार हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे यदि बात करते हैं तो संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था। ठीक है, संविधान सभा में आपको पता है कि संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको रट गया होगा, क्योंकि ये मैंने इतनी बार बताया आपको कि अब नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा क्या हुआ, संविधान का हमारे निर्माण होता है और संविधान सभा में देश के नाम को लेकर जितने भी मीन्स वहाँ पे मेंबर थे, जो इलेक्टेड मेंबर थे, तो उनके बीच क्या था कि किसी भी तरह का मतैक्य नहीं था कि देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए या भारत इंडिया दोनों होना चाहिए। कुछ सदस्यों ने क्या सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम यानी भारत को रहने दिया जाए। ठीक है, जबकि कुछ ने क्या कहा कि इसका आधुनिक नाम जो है वो इंडिया की वकालत की। ठीक है, इस तरह क्या हुआ कि संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया और इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, तो जब दोनों में मत नहीं हुआ, संविधान सभा के जो भी आधे से अधिक मेंबर क्या कह रहे थे, मेंबर जो थे कि इसका भारत नाम होना चाहिए, और कुछ मेंबर कह रहे थे कि इसका इंडिया नाम होना चाहिए यानी आधुनिक नाम इसका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दोनों को ही मान लिया गया और इसी वजह से संविधान में सिर्फ दो ही नाम इंक्लूड किए गए हैं, भारत और इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वर्ड्स क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करें तो यदि दूसरे शब्दों में बात करें तो देश को संघ बताया गया है, यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ, उक्त को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार राज्यों का संघ मतलब कि राज्यों का संघ को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो प्रमुख कारण थे। और ये कारण कौन कौन से थे? पहला कारण था कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका संघ है। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा कि राज्यों का संघ जो है तो उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण इन्होंने स्पष्ट किया था। पहला इन्होंने बताया कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका का संघ ले लो आप, और अमेरिका के संघ में और दो राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे अमेरिका का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आपको, अमेरिकी संघ, यानी कि अमेरिका में यदि राज्य और जो भी दो राज्य हैं तो उनको संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। यहाँ पे जो अमेरिकी संघ है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे विभाजन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि राज्य अलग राज्य का संविधान होता है और उसके राष्ट्र का अलग संविधान होता है, लेकिन भारत का जो संघ है वहाँ पे इसको किसी भी तरह से यानी कि राज्य अपनी मर्जी से या ज़बरदस्ती किसी भी तरह से अलग नहीं हो सकता भारत से। ठीक है, वो हमारे जैसे हमारे आप समझ लो कि जैसे हमारे शरीर का पार्ट है, तो कोई भी पार्ट अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, यदि अलग हो जाएगा तो वो अधूरा
अधूरा माना जाएगा और हमेशा फिर अधूरा ही रहेगा। ऐसे ही है कि भारत में जितने भी स्टेट्स हैं वो अपनी मर्जी से नहीं अलग हो सकते हैं, भारत से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी ने यही बात समझाई थी। यहाँ पे सिर्फ इतना था कि जो राज्यों को बांटा गया था वो प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया था कि यदि एक इतना बड़ा इकट्ठा पूरा साम्राज्य बना दिया जाएगा तो पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा। इसलिए इनको क्या किया गया कि अपने प्रशासनिक सुविधा के अनुसार से इनको बांट दिया गया कि राज्य में बांट देंगे और राज्य फिर अलग अलग अपने राज्य का ध्यान देंगे और उसके बाद जो भी पंचायत होगी वो अपना ध्यान देगी, तो प्रॉपर तरीके से हमारा देश एक सही वे में चल पाएगा, ठीक है। और वहाँ पे हर एक पब्लिक की छोटी सी छोटी बातों को ध्यान में दिया जाएगा, इसीलिए इनको कई राज्यों में डिवाइड किया गया था। हालांकि अभी हम पढ़ेंगे कि राज्य कैसे कैसे बने, राज्य की मांग कैसे उठी थी और सबसे पहले कौन सा राज्य बना था, ये सारी बातें पढ़ेंगे। क्योंकि पहले जो था वो प्रांत में डिवाइड थे या खंड आ बा सा में डिवाइड था, ठीक है, ऐसे करके का खा गा में डिवाइड थे। तो ये सारी बातें अभी हम लोग समझेंगे। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारा पहला और दूसरा ये समझ लिए कि मतलब भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है जैसे अमेरिकी संघ, ठीक है। राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है, यानी कि जो राज्य हैं उनको संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है, या बात करें तो वो केंद्र से या यूनियन से उनको विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे फिर हम अपना नेक्स्ट देखते हैं तो भारतीय क्षेत्र, ठीक है। तो भारतीय क्षेत्र की यदि हम बात करें यानी कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। जो आर्टिकल हमारा फर्स्ट है, तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या किया गया था कि इसमें भारतीय संघ को मीन्स कि भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, ठीक है। वो श्रेणियां कौन कौन सी थी, तो पहला तो था कि राज्यों के क्षेत्र, दूसरा था संघ क्षेत्र और हमारा तीसरा था ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। यानी पहला क्या हो गया, राज्यों के क्षेत्र, दूसरा क्या हो गया, संघ क्षेत्र हो गया, तीसरा हो गया ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि किस आर्टिकल के तहत ये बांटा गया था, तो आर्टिकल हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है, जिसे भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता था। उसके बाद हम बात करें आगे की उसके, तो राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, ठीक है, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। जो भी हमारे राज्य थे या संघ शासित क्षेत्र थे तो उनके जो नाम थे या उनके जो क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया, ठीक है। आपको पता है कि वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान की बात करें तो जिस दिन संविधान बन के लागू हुआ था यानी 1950 तक कितने थी, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में संविधान की बात करें तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो पहली अनुसूची में क्या बात की गई थी कि जैसे राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र, जो राज्यों के नाम हो गए उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त जो हमारे भारत में यानी कि वर्तमान समय में पहले 29 राज्य थे, ठीक है। जो आप एम लक्ष्मीकांत जी की यदि 5वां संस्करण पढ़ रहे होगे कोई भी, तो वहाँ पे पहले 29 यानी कि 29 जो स्टेट थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 31 अक्टूबर की ही घटना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 31 अक्टूबर 2019 से जो आर्टिकल 370 था, ठीक है, यानी 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन हो गया है, जिसमें से दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो अब 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये है कि जो दादरा एवं नगर हवेली है और दमन एवं दीव है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश ही बचते हैं। पहले 7 थे और 7 के बाद जब इनका डिवाइडेशन हुआ तो 9 होने चाहिए, लेकिन क्या किया गया, उन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया, इसलिए 8 है और 28 राज्य हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर लागू होती है।
यहाँ पे सिर्फ पहले क्या था, ये पहले भी याद रखना पड़ेगा और अब भी, ठीक है। तो सभी राज्यों में समान रूप से लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। पहले क्या था कि हमने देखा भी कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, यानी उसका अलग भी संविधान होता था जम्मू कश्मीर। और ये किस आर्टिकल के तहत था, तो आर्टिकल 370 के तहत था। और जम्मू कश्मीर के बारे में आई होप कि आप लोगों को डीपली पता होने चाहिए, और यदि नहीं पता है तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो और समझ लो, क्योंकि इससे अभी ये हाल फिलहाल की घटना है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर को यदि भारत सरकार कोई भी योजना लागू कर रही है, तो वहाँ की जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी, यदि वो मानना चाहे तो मानती थी, नहीं तो उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता था, ठीक है। कुछ ऐसे 2-3 क्षेत्र थे जहाँ पे भारत सरकार का डायरेक्ट अधिकार था, बट बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे अधिकार नहीं था, यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर समान रूप से हर जगह पे लागू होते थे, ठीक है। जो भी हमारे उपबंध बनाए जाते थे, नियम कानून, जो भी व्यवस्थाएं होती थी, हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होते थे। यहाँ पे क्या था कि यद्यपि भाग जो 19 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, ठीक है। उनमें से शामिल कौन कौन से राज्य हैं, यहाँ पे ये आप देखिए आर्टिकल 21 के तहत, सॉरी 19 नहीं 21 है, तो आर्टिकल यानी सॉरी भाग जो है हमारा 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, ठीक है। भाग है यहाँ पे, आर्टिकल नहीं है, ठीक है। एक भाग के अंतर्गत आप यहाँ पे ये समझो, जब भाग आए, अनुच्छेद आए, अनुसूची आए, तो क्या करना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। भाग के अंतर्गत जिससे हमने देखा कि भाग 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल है, ठीक है। आप फंडामेंटल राइट देखोगे तो जो भी है अपना 12 से 36 तक है, तो वहाँ पे मतलब कि भाग 2 में, भाग 3 में, तो ऐसे करके भाग 2, 3 में पूरे जितने भी हमारे अभी 460 प्लस आर्टिकल है, उनको भाग 25 के अंतर्गत पूरा बांट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाग 21 यानी कि इसमें भी कई सारे आर्टिकल्स सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। पहला तो है कि जैसे कौन कौन से राज्य हो गए, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया। महाराष्ट्र और गुजरात ये हमारे पश्चिमी राज्य हैं, और यहाँ पे बात करें तो नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये नागालैंड, असम, मणिपुर हमारे पूर्वी राज्य हैं, ठीक है। और आई होप कि आप सभी को मैप अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा करो तो अपने सामने मैप खोल के रखा करो। अभी यदि आपके पास एटलस हो तो प्लीज़ अभी आप लोग खोल के रख लो, क्योंकि अभी जो मैं बता रही हूँ, तो ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, ठीक है, और कौन से राज्य कहाँ पे हैं। और यदि पढ़ते वक्त ही आप मैप का एनालिसिस करते हो तो काफ़ी बेटर होगा आपके लिए। यानी कि महाराष्ट्र जो हो गया, गुजरात हो गया, मैंने आपको बताया कि इधर वाले जो रीजन में है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पश्चिमी इलाका हो गया, जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, और नागालैंड जो हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, ये कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, यानी कि बात करें तो पूर्वी राज्य, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है। अभी आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, ठीक है। 2 जून 2014 को, इसको आप नोट कर लो, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया जो दक्षिण पूर्वी राज्य हैं, सिक्किम, मिजोरम, ये भी हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं। कौन से, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और गोवा यहाँ पे है, ठीक है, जो कोंकण तट के पास, यहाँ पे महाराष्ट्र के, यहाँ कर्नाटक में ये छोटा सा राज्य है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है। तो यहाँ से ऐसे आप आओगे जब, तो यहाँ पे ये केरल के ऊपर, ठीक है, जो यहाँ पे आपका राज्य कर्नाटक के पास, वो गोवा है, ठीक है। तो गोवा हो गया हमारा, जो कि बात करें तो दक्षिण पश्चिम वाला इलाका, ठीक है। और कर्नाटक, तो गोवा के पास का ही राज्य जो है कर्नाटक है। यानी कि इतने राज्य जो हैं इनको कुछ विशेष उपबंध प्राप्त हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी 5वीं और 6ठी अनुसूची है, अभी मैंने भाग का बताया जो भाग 21 है, उसके बाद यहाँ पे जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, कुछ
जनजातीय क्षेत्रों को या अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष उपबंध इनके लिए भी बात की गई है कि कैसे कैसे उनको, जो कि जंगली इलाका में रहते हैं यानी जो जनजातीय लोग हैं या जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो उनके लिए क्या क्या कुछ विशेष प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। तो ये सारी बातें हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे अनुसूची। ठीक है, यहाँ पे बस इतना समझिए आप कि इसके अंतर्गत तो इतने राज्यों को दिया गया है भाग 21 के अंतर्गत, और 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी कुछ उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र यानी भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए है। ठीक है, जो भारत का क्षेत्र है वो भारत के संघ से ज़्यादा, मतलब भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है। ठीक है, जो पहले वाला था उसमें पूरा भारत का क्षेत्र शामिल था, और जो यहाँ पे है तो बाद वाले में सिर्फ भारत के राज्य शामिल हैं, जबकि पहले में ना केवल राज्य बल्कि केंद्र शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पहले क्या था कि केंद्र शासित प्रदेश भी थे और ऐसे भी क्षेत्र थे जिन्हें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता था या शामिल किया जा सकता था। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। ठीक है, दूसरी तरफ यदि बात करें तो संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। ठीक है, यानी जो संघ शासित क्षेत्र हो गया और जो केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र है उनमें सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। अब यहाँ पे एक बात और आप और समझो, राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, तो आप सुनते हो कि राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो इसमें डिफरेंस मेन रूप से क्या होता है। राज्य में क्या होता है कि अपना जो राज्य सरकार, इसमें पूरा इसकी सत्ता होती है राज्य सरकार के हाथ में, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होता है तो या संघ शासित प्रदेश, ठीक है, इसे केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश भी आप कहते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस क्षेत्र में केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में क्या होता है, सीधे केंद्र का अधिकार होता है। ठीक है, या जो भी केंद्र अपने द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र करता है या अपने अधिकार में लेता है, या जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हो गई उनमें पूरा का पूरा अधिकार केंद्र का होता है यानी सेंटर का होता है, लेकिन जो राज्य होते हैं उनमें राज्य शासन का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, वो अपना राज्य को कैसे चलाती है, हालांकि इतनी ज़्यादा खुली छूट नहीं होती है कि वो कुछ भी कर सकती है, बट वहाँ पे जो भी शासन व्यवस्था वगैरह होती है वो राज्य सरकार के हाथों में निहित होती है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश में मेन रूप से के जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके हाथ में पूरी सत्ता होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, यानी भारत, आपको पता है हमने जब प्रस्तावना पढ़ी उसमें संप्रभु बढ़ रहा था, यदि संप्रभु का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हो क्या होता है। संप्रभु राज्य होने के नाते भारत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, कोई भी विदेशी क्षेत्र का जो भी है उसको अपने अंदर अपने राज्य में मिला सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो सत्तांतरण संधि के अनुसार खरीद, उपहार या लीज, ठीक है, वो किसी से संधि करके अपना सकता है किसी भी क्षेत्र को, जैसे पाकिस्तान का कोई क्षेत्र वो अपने इलाके में मिला ले संधि करके, या उससे खरीद ले, या कि जैसे अभी आप अमेरिका में देखो, अमेरिका में जो रूस का एक भाग है, ठीक है, आप में से वर्ल्ड मैप देखना, आप एटलस लेके यदि आप बैठे होगे वहाँ पे आप वर्ल्ड मैप देखना। वर्ल्ड मैप में क्या है कि यहाँ पे आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, मैं समझाने के लिए इसे बता रही हूँ। ये अफ्रीका, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे जो यूरोप का यहाँ से क्या था कि रूस वाला जो इलाका था, रूस का यहाँ से आप, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है, ठीक है, तो यहाँ का भाग है कि यहाँ अफ्रीका का, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे आपको दिखेगा, अलास्का नाम से एक देश है। ठीक है, तो वहाँ पे अलास्का नाम का जो स्थान है वो रूस का है, जो कि रूस से उत्तर अमेरिका खरीद लिया था। ठीक है, तो जो हमारा उत्तरी महाद्वीप है इसमें से ये जो यहाँ पे अलास्का है तो रूस के द्वारा खरीद लिया गया था इसको। यानी कि यहाँ पे यही बताया गया कि आपको किसी संधि के अनुसार या तो कोई खरीद लेते हो आप किसी की जगह, या आपको उपहार में मिलती है, या आप उसको रेंट में ले सकते हो, लीज में ले सकते हो, तो किसी भी तरह से आप उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बात करें, ये तो हो गया सत्तांतरण की।
और व्यवसाय की बात करें तो जिसे सब मतलब कि जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित ना किया हो। ठीक है, ऐसा कोई क्षेत्र पड़ा हो जिसको अभी तक कोई भी मान्य शासक अपने अंदर ना ग्रहित किया हो, तो उसको भी आप ले सकते हो। और फिर उसके बाद बात करें जीत या हार कर, ठीक है, यानी लड़ाई वगैरह करके भी आप ले सकते हो। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है। ठीक है, जीत या हार का मतलब यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझो कि जो भारत था संविधान लागू होने के बाद उसने कुछ क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में अधिग्रहित किया था। वो कौन कौन से थे? कुछ विदेशी क्षेत्र थे जैसे कि दादरा और नगर हवेली, गोवा हो गया, दमन एवं दीव हो गया, पुदुचेरी हो गया एवं सिक्किम। ठीक है, इन क्षेत्रों के अधिग्रहण की बाद से आगे चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये जितने भी क्षेत्र थे वो क्या किए गए थे? अधिग्रहण किए गए थे। तो कौन कौन से बताया मैंने? दादरा हो गया, नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली हो गया, गोवा हो गया, दमन हो गया एवं दीव हो गया। ठीक है, उसके बाद है पुदुचेरी एवं सिक्किम। सिक्किम एक राज्य है और गोवा भी राज्य है, बाकी ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनको दूसरे क्षेत्रों से अधिग्रहित किया गया है। तो इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे आगे, अभी जो भी हमारा आएगा उसमें समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें यदि अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि सदन विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सके। ठीक है, यानी कि जो आपका आर्टिकल 2 है, तो आर्टिकल 2 में क्या बात की गई है कि संसद को यह शक्ति है, जो हमारी संसद है उसको ये शक्ति प्राप्त है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसमें ये शक्ति निहित है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, ठीक है, जो उसको सही लगता है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा, जो आर्टिकल 2 है हमारा, वो संसद को कौन कौन सी 2 शक्तियां प्रदान करता है? तो पहला तो हो गया नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करें। ठीक है, जो हमारी संसद शक्तियां प्रदान करती है वो कौन कौन सा है, तो उसको आप यहाँ पे नोट करो कि नए राज्यों को भारत की जो भी नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें। और दूसरा है नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। ठीक है, यानी नए राज्यों को आप गठन कर सकते हो। उसकी बात करें तो पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है। ठीक है, जो पहली शक्ति क्या हो गई कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें, तो ये उन राज्यों से है जो पहले से गठन में थे या कि जिनका पहले से गठन हो चुका था। दूसरी बात करें या जो पहले से अस्तित्व में थे। ठीक है, और जबकि दूसरी जो शक्ति है वो नए राज्यों को अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। ठीक है, जैसे कि कोई भी राज्य अभी अस्तित्व में नहीं है, किसी जो भी, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया जाता है, वो एक नया राज्य फिर अस्तित्व में आता है बाद में, तो ऐसा राज्य जो कि अस्तित्व में नहीं हो और उसको बनाया जाए उसके गठन से है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझाई गई हैं। उसके बाद हम बात करें तो अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी ओर क्या है कि जो हमारा आर्टिकल 3 है, ठीक है, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। यहाँ पे आपको अनुच्छेद 2 में समझ में आया कि क्या क्या बातें की गई हैं। उसके बाद आर्टिकल जो हमारा तीसरा है उसमें क्या कहा गया है कि भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में यदि हम और अलग तरीके से इसको बात करें थोड़ा इजी वे में, तो क्या कह सकते हैं कि अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। ठीक है, यानी कि जो भी राज्य है उनके पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। पुनर्सीमन का मतलब कि उनकी जो भी सीमा है वो दोबारा निर्धारित करता है, उनको अलग डिवाइड करता है कि यहाँ से ये राज्य होगा। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें थी इनको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। यहाँ पे क्या बात की गई है, आर्टिकल 3 संसद के पास शक्ति है राज्यों के सीमाओं के परिवर्तन करना या उससे नए राज्यों का निर्माण करना। आर्टिकल 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे जब भी राष्ट्रपति, वो तो आपको पता है कि जब राष्ट्रपति मंजूरी देंगे तब भी, जब भी कोई विधेयक पास किया जाता है तो बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के वो भी जो भी प्रस्ताव होता है वो पास नहीं होता। ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति के मंजूरी के पूर्व के मतलब राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है।
और फिर उसके बाद हमारा बात की गई है कि इसमें संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। और जब राष्ट्रपति क्या होता है कि उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, जो भी अध्यादेश होता है तो संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे एक सीमा लिमिट होती है कि जब भी राष्ट्रपति के द्वारा कोई विधेयक भेजा जाता है तो वो 14 डेज या और भी जो भी 1 महीने 2 महीने के अंदर इतने महीने ही आप रख सकते हो। उसके बाद आपको, या आप सहमत हो तो भी लौटाना पड़ेगा, नहीं हो तो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति विधानमंडल के मत को बाध्य नहीं है और मानने के लिए, ठीक है, वो बाध्य नहीं होता है उसको मानने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम तो संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है। जो हमारी संघ सरकार होती है वो क्या कर सकती है, राज्य को समाप्त कर सकती है या कि समाप्त नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है परंतु राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि यानी मेन यदि बात करें तो पावर केंद्र के हाथ में है। ठीक है, यानी कि केंद्र चाहे तो किसी भी राज्य को समाप्त कर सकती है लेकिन राज्य चाहे तो केंद्र को नहीं समाप्त कर सकता। ठीक है, अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। यानी अमेरिका में अमेरिका का कोई पावर नहीं है कि किसी भी राज्य को विभाजित कर दे या किसी भी नए राज्य का निर्माण कर दे, क्योंकि वहाँ पे राज्यों का अलग ही अपना संविधान वगैरह रहता है, अलग ही अधिकार रहता है। तो यहाँ पे अमेरिका की बात जो है तो यहाँ भारत से बिल्कुल हटके है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। बात करें उसके बाद हम आर्टिकल 4 की, तो इसमें नए राज्यों के प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्रों व नामों में परिवर्तन के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आर्टिकल जो 4 है हमारा, इसमें क्या है कि नए राज्यों का जो प्रवेश हो गया या गठन हो गया या नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र व नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368, ठीक है, जो इसमें 368 क्या है कि इसमें आप संशोधन कर सकते हो किसी भी विधेयक पे या संविधान में आपकी जो भी आपको सही ना लगे इसमें संशोधन करने लायक है तो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद हम बात करें तो क्या संसद को यह भी अधिकार है, तो यहाँ से अब हम इसका जो भी पूरा है अपना नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे बातें की गई हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जो भी हमारा ये चैप्टर्स था। यानी कि मैंने अभी जो बताया आपको वहाँ पे क्या था कि जो भी हमारे संघ क्षेत्र से उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो संसद की कुछ प्रमुख शक्तियाँ थी उसके बारे में हम लोगों ने भी अच्छे से समझ लिया है। अब उसके आगे के कुछ पॉइंट्स थे जो जिनके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे और भी जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे यानी कि जो भी संविधान वेत्ता थे तो उनके बारे में जो राजनीतिज्ञ थे वो उनका क्या क्या विचार था, क्या क्या कैसे उन्होंने किया, ये सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो आप सभी, ऑल द बेस्ट।